जय हिंद दोस्तों। हम पूर्वावलोकन की सीरीज कर रहे थे भारतीय इतिहास में। आधुनिक भारत का इतिहास यानी मॉडर्न हिस्ट्री चल रही है, जो कि यूपी में जो पीसीएस होने वाला है और जो आरओ एआरओ होने वाला है, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण तो सभी स्टेट के पीसीएस के लिए भी है। आप यूपीएससी वाले हैं तब भी आप देख सकते हैं, अगर आपको 2 साल बाद 3 साल बाद एग्जाम देना है तो, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन के फैक्ट और क्वेश्चन आईएएस वाले भी इसमें पड़े हुए होते हैं, तो वहां आपको कहीं ना कहीं फायदा देगा। ठीक है, जिसमें आज हमें आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास पढ़ना है। यहाँ से भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं और कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आप एक पेज पे नोट कर लेंगे तो आपका जीवन आसान हो जाएगा। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, भारत में अंग्रेजों ने प्रथम मदरसा कहाँ स्थापित किया था? मद्रास में, बम्बई में, अलीगढ़ में या कलकत्ता में? तो इसका आंसर डी है, कलकत्ता में स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था यह भी महत्वपूर्ण है। तो 1780 ईस्वी में वारेन हेस्टिंग्स हुआ करता था, उसने कलकत्ता में सबसे पहले मदरसा की स्थापना की थी। बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम्स में आ चुका है। दूसरा क्वेश्चन, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? सर विलियम जोन्स, विल्किंस, मैक्स मूलर, जेम्स प्रिंसेप। 4 बार तो ये कॉपी पेस्ट आ चुका है, सोचो। राजस्थान के 1999 प्री में, यूपी पीसीएस मेंस 2006 में, छत्तीसगढ़ में 2003 में, पीसीएस स्पेशल मेंस 2004 में। कॉपी पेस्ट, बाकी कई और भी आ चुका है, लेकिन वह अलग तरीके से पूछा गया। अभी देखेंगे, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की थी? सर विलियम जोन्स ने। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो 1784 में हेस्टिंग्स के सहयोगी सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की, ताकि एशिया के सामाजिक तथा प्राकृतिक इतिहास, पुरातत्व संबंधी कला, विज्ञान तथा साहित्य का अध्ययन किया जा सके। फिर 1791 ईस्वी में बनारस के ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जोनाथन डंकन जी ने 1791 में, डेट क्यों बता रहे हो, ईयर क्यों बता रहे हो सर? क्योंकि क्रोनोलॉजी में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो आपको ईयर भी याद रखनी है, किस ईयर में किस संस्थान की स्थापना हुई और किसने की, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण है। ठीक है, बनारस में एक और पहला संस्कृत कॉलेज खोला गया। तो मदरसा की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम मदरसा की स्थापना हुई थी, आपने देखा, कलकत्ता में। किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स। कब हुई थी? 1780 में। दूसरा फैक्ट क्या है? एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784, सर विलियम जोन्स। थर्ड फैक्ट क्या है? जोनाथन डंकन, बनारस, प्रथम संस्कृत कॉलेज 1791। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आज का। वाराणसी में प्रथम संस्कृत महाविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो ये प्रथम संस्कृत की स्थापना किसने की थी? जोनाथन डंकन जी ने की थी, बनारस में। वो संस्कृत भी था, ये भी ध्यान रखिएगा, संस्कृत। ठीक है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन कथन कारण का क्वेश्चन है, 2019 पीसीएस में पूछा गया। कथन ए कह रहा है, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। कारण, वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था, जो संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित कर रहा था। कौन सा सही है? तो ये दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। वारेन हेस्टिंग्स के बारे में हम लोगों ने पहले ही वीडियो में पढ़ा था, जब पहले नहीं, दूसरे वीडियो में पढ़ा था, जब हम लोग जनरल वारेन हेस्टिंग्स और गवर्नर जनरल, वायसराय सब पढ़ रहे थे। वहाँ हमने देखा भी था कि वारेन हेस्टिंग्स जो है वह संस्कृत, फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स कब से कब तक रहा है? 1774 से 85 के दौरान बंगाल का गवर्नर जनरल रहा है। ये पहला गवर्नर जनरल कह सकते हैं बंगाल का। ठीक है, इसके बाद कौन आता है? कार्नवालिस आता है। स्वयं एक उद्भट विद्वान, प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था। ये फैक्ट रट लेना बिल्कुल, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। प्राच्य विद्या का प्रखर समर्थक था और संस्कृत, फारसी, अरबी को प्रोत्साहित करना चाहता था। उसके सहयोग और समर्थन से 1784 में बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। सर विलियम जोन्स के पक्ष में इस संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। फिर चार्ल्स विल्किंस, नथानियल हैलेट, जोनाथन डंकन आदि ने वारेन हेस्टिंग्स के प्रश्रय और समर्थन के तहत ही प्राच्य विद्या के अध्ययन में योगदान दिया। और फैक्ट देखो, चार्ल्स विल्किंस द्वारा
किए गए भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद की प्रस्तावना वारेन हेस्टिंग्स ने ही लिखी थी। जो मैं हाईलाइट करता हूँ वो महत्वपूर्ण होता है, जो नए हैं उन्हें मैं बता दूं, बाकी पुराने लोग तो जानते हैं। प्रश्नानुसार कथन में दो बातों का जिक्र है, एक एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, दूसरा वारेन हेस्टिंग्स द्वारा विलियम जोन्स के पक्ष में अध्यक्षता स्वीकार न करना। वही कारण में इसका स्वयं विद्वान होना, प्राचीन विद्या के अध्ययन को प्रोत्साहित करना, ये सब चीजें सही थी, इसीलिए दोनों कथन और कारण सही थे और व्याख्या भी हो रही थी। 5th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप आंसर दे सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी? कौन था? दादा भाई नौरोजी, माइकल मधुसूदन दत्त, राजा राम मोहन राय या विवेकानंद? तो इनका आंसर होगा बी, माइकल मधुसूदन दत्त को पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता प्रदान की गई थी। पीवाईक्यू करने से ये भी फायदा होता है, कुछ फैक्ट आप छोड़ देते हो एग्जाम में, वह पीवाईक्यू कवर कर लेता है। पेरिस की रॉयल एशियाटिक सोसाइटी की सदस्यता माइकल मधुसूदन दत्त को प्रदान की गई थी। द एशियन सोसाइटी की स्थापना 1822 में हुई। 1829 ईस्वी में शाही फरमान द्वारा इसकी स्थापना की पुष्टि कर दी गई थी। 6th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित अंग्रेजों में से कौन था जिसने सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? अभी ऊपर पढ़ के आए थे, तो कौन था? चार्ल्स विल्किंस था। किसके सहयोग से या किसके काल में? तो वारेन हेस्टिंग्स के काल में उसने किया था ये, ठीक है। प्रस्तावना किसने लिखी थी? स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी प्रस्तावना। दोनों फैक्ट याद रखिएगा। चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का प्रथम आंग्ल यानी इंग्लिश में अनुवाद किया और प्रस्तावना स्वयं वारेन हेस्टिंग्स ने लिखी थी। दोनों फैक्ट कतई जहर हैं। इस स्टेटमेंट में दोनों फैक्ट बना के बढ़िया से 2 स्टेटमेंट का सवाल बना देगा, केवल एक सही, केवल 2 सही, एक और दोनों सही, ना एक ना 2 सही, ठीक है। निम्नलिखित में से किसने कालिदास की प्रसिद्ध रचना शकुंतला का पहली बार अंग्रेजी में अनुवाद किया था? तो ये कौन था? ये था सर विलियम जोन्स। वही सर विलियम जोन्स जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। सही कि गलत? तो सर विलियम जोन्स वारेन हेस्टिंग्स के समय कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। जब स्टेटमेंट में क्वेश्चन आएगा पीसीएस में, तो यह भी फैक्ट आ सकता है कि कलकत्ता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त हुए। इनकी प्रेरणा पर 1784 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना हुई। स्वयं इसके सभापति नियुक्त हुए। इस संस्था ने एशियाटिक रिसर्चर नामक पत्रिका के माध्यम से भारत के अतीत को प्रकाश में लाने का कार्य किया। इसी क्रम में उन्होंने 1789 ईस्वी में कालिदास रचित अभिज्ञान शकुंतलम का अंग्रेजी में अनुवाद किया। इसके 5 संस्करण प्रकाशित हैं। इन चैप्टर्स जो हैं, शिक्षा हो गया, प्रेस हो गया, इसको लोग छोड़ के जाते हैं और वही उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देता है, ठीक है। तो ये सब पढ़ के जाओ फैक्ट। स्वतंत्रता पूर्व अवधि में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में आधुनिक शिक्षा के प्रसार का मुख्य उद्देश्य क्या था? उद्देश्य क्या था ब्रिटिश सरकार का? कि वह छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्ति हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी उन्हें, या भारतीय संस्कृति को प्रोत्साहित करना चाहते थे, या भारतीय लोगों को आधुनिक बनाना जिससे वे राजनीतिक जिम्मेदारी में भाग ले सके? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए होगा। जो वो जॉब वाली चीजें थी, छोटे प्रशासनिक पदों पर नियुक्त हेतु शिक्षित भारतीयों की आवश्यकता थी उन्हें, इसलिए वो क्या कर रहे थे? पढ़ाई लिखाई पे थोड़ा सा जोर दे रहे थे और वो इसलिए इंग्लिश पढ़ाना चाह रहे थे। ब्रिटिश राज द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रसार करवाने के पीछे मुख्य कारण था प्रशासन का खर्च कम करने की चिंता। बाहर से ब्रिटिश से कोई आता था अगर, तो उसे ज़्यादा रुपया देना पड़ता था, और यहाँ का ही व्यक्ति कोई हो तो वह कम रुपए में काम कर देगा, ठीक है। जैसे हमारे आज भी कहा जाता है लेबर सस्ती है, इसीलिए हमारे यहाँ से चीज़ें बनकर बाहर जाती हैं। चीन में और ज़्यादा सस्ती थी, इसलिए चीन प्रोडक्शन का हब बन गया, मैन्युफैक्चरिंग का हब बन गया, ठीक है। तो वही है, तभी यहाँ चाह रहे थे कि थोड़ा मोड़ा इंग्लिश सिखा देते हैं और फिर इन्हें छोटी मोटी नौकरी पे रख लेते हैं। क्यों बताया इतना ज्ञान? क्योंकि आपको याद रहे एग्जाम में। 9 नंबर क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम ने सबसे पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए दिए थे? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। जितने स्टार लगाना चाहो उतने स्टार लगा लो। 1813। और 1813 में क्या क्या हुआ था? ब्रिटिश जो सरकार थी उसने ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त कर दिया था। केवल चीनी और चीन के वाला जो था एकाधिकार वह रखा था, बाकी एकाधिकार समाप्त हो गए थे। यहाँ से एकाधिकार समाप्त होना शुरू हो गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है।
तो 1813 के चार्टर अधिनियम के तहत कंपनी ने पहली बार शिक्षा के प्रति सरकारी उत्तरदायित्व तो प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करने की व्यवस्था ने अधिनियम पारित किया। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 10 नंबर क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वुड डिस्पैच के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नहीं, सत्य है, इसीलिए मैं सर्किल करता हूँ हमेशा। 2018 पीसीएस में आईएएस में पूछा गया, कॉपी पेस्ट हो सकता है। सहायता अनुदान व्यवस्था शुरू की गई। दूसरा, विश्वविद्यालयों की स्थापना की सिफारिश की गई। तीसरा, शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। कौन सा इसमें से सही है? तो इसके जो आंसर है वो पहला दूसरा सही है, तीसरा सही नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है? शिक्षा के सभी स्तरों पर शिक्षण माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की गई। तो क्या सभी स्तरों पर, मतलब बच्चा पढ़ने से आना शुरू करेगा तो वह छोटा बड़ा नहीं सीखेगा, बस ABCD माय नेम इज दिस, माय नेम इज दिस? तो ये बहुत ज़्यादा बड़ी बात थी अगर ऐसा होता, क्योंकि आज भी गाँव में अंग्रेजी इतनी प्रबल रूप से विद्यमान नहीं है। उस समय कैसे हो सकती थी? तो ये कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन था। अगर आप इसको हटा देते तो अपने आप 3 यहाँ गया, 3 यहाँ गया और 3 यहाँ गया। गॉट इट? चलिए, वुड डिस्पैच सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर कोई है तो वुड डिस्पैच ही है। वुड डिस्पैच ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड द्वारा 1854, इसकी डेट भी बहुत महत्वपूर्ण है, डलहौजी के समय में आया था। ठीक है, ट्रेन भी इसी समय हाल फिलहाल में चली थी। तो ये सब क्रोनोलॉजी याद रखिएगा। ट्रेन पहली कब चली, सतारा कब इन्होंने डलहौजी ने कैप्चर कर लिया, कब अवध, कब झांसी और कब वुड डिस्पैच, ये सब क्रोनोलॉजी पूछी जा सकती है। ईस्वी में जारी किया गया। घोषणा पत्र में भारतीय शिक्षा पर एक व्यापक योजना प्रस्तुत की गई थी। इस घोषणा पत्र में शिक्षा के उद्देश्य, माध्यम, सुधारों सब पर बात हुई। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। किसको भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? 4 ऑप्शन दिए होंगे आपको, वुड डिस्पैच लगाना होगा टिक। ठीक है, इस प्रस्ताव में सरकार ने पाश्चात्य शिक्षा के प्रसार को अपना उद्देश्य बनाया। उच्च शिक्षा को अंग्रेजी भाषा के माध्यम से दिए जाने पर बल दिया गया। कौन सी शिक्षा? उच्च शिक्षा, ना कि सभी फॉर्मेट में। सभी फॉर्मेट में नहीं, सिर्फ उच्च शिक्षा, हायर एजुकेशन जो होगी वो अंग्रेजी में दी जाएगी। परंतु साथ ही देसी भाषा के विकास को भी महत्व दिया गया, इसको भी भूलना नहीं है। इस पत्र के अनुसार लंदन विश्वविद्यालय के आधार पर कलकत्ता, बम्बई एवं मद्रास प्रेसिडेंसी में एक एक विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। कहाँ कहाँ? कलकत्ता, बम्बई और मद्रास। सबसे पहले जो भी चीजें हुई यही 3 जगह हुई। हाई कोर्ट बने यही 3 जगह बने। ठीक है, यही 3 कह सकते हैं ना, गढ़ हुआ करते थे, बम्बई, मद्रास, कलकत्ता। इसमें इस बात पर बल दिया गया कि सरकारी शिक्षण संस्थानों में दी जाने वाली शिक्षा धर्मनिरपेक्ष हो। ये भी वर्ड याद रखिएगा, स्टेटमेंट में आएगा तो ये लिखकर आएगा। शिक्षा के क्षेत्र में निजी प्रयत्नों को प्रोत्साहित करने के लिए ग्रांट इन एड यानी अनुदान सहायता की पद्धति चलाने की सिफारिश भी की गई। अनुदान सहायता भी, जितना हाईलाइट और सर्किल है ना, रट लो, सारे स्टेटमेंट बन सकते हैं पीसीएस में और फिर आपका हो गए गरबा हो गया। ये देखो 2023 पीसीएस ने, बिहार के पीसीएस ने पूछ भी लिया है। वुड के 1854 के प्रेषण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, इसने उच्च अध्ययन के लिए शिक्षा के माध्यम के रूप में अंग्रेजी की सिफारिश की। यस, जो पढ़ा है ना उससे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी हमने जो पढ़ा था, इसने महिला शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। ऐसा क्या हमने अभी पढ़ा था जब इसकी व्याख्या देख रहे थे? नहीं पढ़ा था, लेकिन यह भी है, तो यह भी फैक्ट नोट डाउन कर लीजिएगा। महिला शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण पर जोर दिया। कौन सा सही है ये पूछा है, तो दोनों सही है। थोड़ा मोड़ा बचा है वो भी पढ़ लो, इसमें सारा वुड डिस्पैच कवर हो जाएगा। तो डलहौजी था उस समय, तो मैंने बता ही दिया। वुड्स की अध्यक्षता थी, 1854 था, वृहद योजना थी, सब अंग्रेजी भाषा के माध्यम से उच्च शिक्षा की बात हो गई, देसी भाषा भी थोड़ी बहुत थी, महिला शिक्षा, व्यावसायिक प्रशिक्षण और नोट कर लो, बाकी सब पढ़ ही आए थे। दूसरा भी देख लो, 15 MP ने भी पूछ लिया, काम पीछे क्यों उठे, लेकिन हम तो इजी पूछेंगे। कौन सा पूछेंगे? तो चार्ल्स वुड का आदेश पत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? हम तो हलवा सवाल पूछेंगे साहब, हम टेंशन नहीं देना चाहते बच्चों को शिक्षा के क्षेत्र में। अब इसको पढ़ने की आवश्यकता है नहीं, ये हम सब पढ़ाए हैं, लेकिन ये फैक्ट याद रखना, इसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता था। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यही फैक्ट फंसाएगा आपको। वहाँ 4-5 लिखे होंगे और आपके गरबा शुरू हो जाएंगे। अब आ जाओ हंटर कमीशन। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। किसके विकास पर जोर दिया गया था? बालिका, उच्च शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा, तकनीकी। तो प्राथमिक शिक्षा पर। क्यों? क्योंकि वुड्स डिस्पैच ने पहले ही उच्च शिक्षा पर बात कर ली थी, तो हंटर साहब ने कहा प्राथमिक शिक्षा पर बात करेंगे।
1854 ईस्वी के पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति की समीक्षा करने के लिए 1882 में उस समय रिपन हुआ करते थे। डब्ल्यू हंटर की अध्यक्षता में प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग, ये देखो फैक्ट, दूसरा फैक्ट मिल गया। वहां क्या था? अंग्रेजी का मैग्ना कार्टा, ठीक है, और यहाँ क्या है? भारतीय शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया। रिपन बढ़िया आदमी था। क्या क्या इसने किया था? कोई बता सकता है कमेंट सेक्शन में? बताइएगा, हम नहीं बताएंगे, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चन, प्रथम भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति किसने और किस वर्ष की थी? तो रिपन साहब ने की थी, 1882 में की थी, ठीक है। इजी हो गया। देखो झारखंड 2021 पूछ लेता है। तो ये सब वही क्वेश्चन है, देखो 10-15 फैक्ट है, वही सब रट लो बस। शिक्षा से कोई क्वेश्चन आएगा गलत नहीं होगा। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन की स्थापना कब हुई थी? ये थोड़ा अजीब क्वेश्चन है। तो 15 अगस्त 1906, 15 अगस्त, कल 15 अगस्त थी और आप 16 अगस्त को पढ़ रहे हैं, तो 15 अगस्त ऐसे याद रखना। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन कब हुई थी? 1906 में। तो आप बताओ 1906 में क्या क्या हुआ था? ऐसे ही पढ़ा जाता है, तुरंत रिवाइज कर लो। राष्ट्रीय शिक्षा के क्षेत्र में सर्वप्रथम 1905 में रंगपुर नेशनल स्कूल की स्थापना हुई। 1905 को कोलकाता में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में राष्ट्रीय साहित्यिक, वैज्ञानिक, तकनीकी सबकी बात हुई। ये बस यही याद रखो, राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई कब? 15 अगस्त 1947, नहीं 1906। अब हमने वुड डिस्पैच पढ़ लिया, हमने हंटर पढ़ लिया, अब सैंडलर पे आ जाओ। सैंडलर आयोग संबंधित था, सिंपल क्वेश्चन, शिक्षा से, 2010 लोअर पीसीएस। एक पेज पे मैंने लिख लिए थे, आप भी लिख लो, कौन कब आया, किसकी अध्यक्षता में आया, क्या था, सब खत्म। तो 1917 में ये आता है। सरकार ने कलकत्ता विश्वविद्यालय की संभावनाओं के अध्ययन तथा रिपोर्ट के लिए एक आयोग नियुक्त किया। एम.ई. सैंडलर थे जो लीड्स विश्वविद्यालय के कुलपति थे, इनके अध्यक्ष नियुक्त किए गए। यह आयोग का एक विचार था कि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार किस लिए आया था, ये ध्यान रखना। यदि यह विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा को सुधार आवश्यक है। देखो मजे की बात पता क्या है? वुड डिस्पैच कौन था? उच्च शिक्षा की बात की थी। हंटर आए तो उन्होंने किसकी बात कर ली? प्राथमिक शिक्षा की। तो ये माध्यमिक तो बचा रह गया, अभी मध्य वाला तो बचा ही रह गया। तो यदि विश्वविद्यालय शिक्षा का सुधार करना है तो माध्यमिक शिक्षा का सुधार आवश्यक है। इसने वर्ष 1904 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा की, या बताया कि इससे कॉलेज तथा विश्वविद्यालय शिक्षा का ठीक ठीक समन्वय नहीं हो रहा है। तो ये फैक्ट भी याद कर लेना, 1940 के विश्वविद्यालय अधिनियम की कड़ी निंदा कर दी थी। जो हाईलाइट करो, सर्किल करो, रट लो, एग्जाम में आ गया तो मजा आ जाएगा। एक फैक्ट तो आना ही आना है। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार ने सैडलर विश्वविद्यालय आयोग कब नियुक्त किया? तो ये नियुक्त किया था 1917। 1917 में ही रशियन रिवॉल्यूशन हुआ था, रशियन क्रांति हुई थी। 1917 में और क्या हुआ है? अहमदाबाद आंदोलन या खेड़ा या चंपारण, क्या हुआ था? कमेंट सेक्शन में बताइएगा। 1902 में करजन ने 2 भारतीय सदस्यों को सम्मिलित करते हुए एक विश्वविद्यालय आयोग गठित किया। पहली बात तो विश्वविद्यालय आयोग कब गठित हुआ? 1902 में। किसने किया? करजन ने किया। किन 2 लोगों को इसमें शामिल किया था? तो वो थे उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी का क्वेश्चन है, यहाँ पढ़ लेते हैं। तो 2 भारतीय सदस्यों को शामिल किया, उनमें से एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी, दूसरे थे न्यायमूर्ति गुरुदास बनर्जी। इस आयोग द्वारा दिए गए सुझावों के आधार पर भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया, जिसकी आलोचना सैंडलर विश्वविद्यालय आयोग ने की। ठीक है। 1902 में थॉमस रेले की अध्यक्षता में एक विश्वविद्यालय आयोग गठित होता है, करजन इसको गठित करता है। ठीक है। अब आओ मैकाले जी के बारे में। मैकाले संबंधित हैं, इस वर्ड से मुझे दिक्कत है, सबके आगे लगा होता है पता नहीं क्यों। मैकाले संबंधित हैं सेना के सुधार से, अंग्रेजी शिक्षा से, सती प्रथा की समाप्ति से, स्थायी बंदोबस्त से। तो ये अंग्रेजी शिक्षा से संबंधित है मैकाले साहब। मैकाले ने आकर अंग्रेजी की जिंदाबाद करवा दी थी। मैकाले आए और अंग्रेजी अंग्रेजी अंग्रेजी, तो कई लोग कहते भी हैं अंग्रेजी इतनी ज़्यादा अगर फैली है तो उसमें बहुत ज़्यादा श्रेय मैकाले साहब का जाता है। भारतीय शिक्षा पद्धति में भाषा संबंधी विवाद पर अपना विवरण देने के लिए विलियम बेंटिंग ने अपनी काउंसिल के विधि सदस्य मैकाले को बंगाल की लोक शिक्षा समिति का प्रमुख नियुक्त किया। किसने नियुक्त किया? बेंटिंग ने। किसको किया? बंगाल की लोक शिक्षा समिति के प्रमुख मैकाले को। विधि सदस्य थे ये। इन्होंने अंग्रेजी भाषा का पुरजोर समर्थन किया। नेक्स्ट,
भारत में औपनिवेशिक काम में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित होना चाहिए? शिक्षा से। ये क्या है ये पढ़ लो। भारत के औपनिवेशिक काल में अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत या थ्योरी ऑफ डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन, इंग्लिश में भी लिखा आ सकता है, तो इसको भी रट लो इंग्लिश वाले को भी। हाँ, ऐसा ही होता है। शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित था। इस सिद्धांत का अर्थ था कि शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को ही दी जाए। वाह! इस वर्ग से छन-छन कर ही शिक्षा का असर जनसामान्य तक पहुँचे। मैकाले का कहना था कि सीमित साधनों से समस्त जनता को शिक्षित करना असंभव है, तो क्या करो? तो शिक्षा समाज के उच्च वर्ग को दे दो। वाह! वाह! कितने महान लोग थे, और ये लोग अपने आप को पढ़ा लिखा कहते थे। ये लोग अपने आप को बहुत बड़ा मानते थे। वाह! 21 भारत की शैक्षणिक नीति में फिल्ट्रेशन थ्योरी के प्रतिपादक कौन थे? कौन थे भाई? मैकाले थे। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किसने रखी थी? आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव तो बी 1835 के मैकाले के स्मरण पत्र के द्वारा आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव रखी गई। आधुनिक शिक्षा प्रणाली मतलब इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव इसमें रखी गई। मैकाले ने भारतीय रीति-रिवाजों के लिए अपना तिरस्कार इन शब्दों में व्यक्त किया। उसने क्या कहा था? यूरोप की एक अच्छे पुस्तकालय की एक अलमारी का कक्ष भारत और अरब के समस्त साहित्य से अधिक मूल्यवान है। इस समझदार इंसान को कोई बताता कि तूने नालंदा का नाम सुना है? तूने तक्षशिला का नाम सुना है क्या? उस तक्षशिला, उस नालंदा की लाइब्रेरी अगर खोल दी जाए ना तो पूरा, खैर, ये समझदार लोग थे। विलियम बेंटिक के काल में 7 मार्च 1835 को, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किनसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी? किससे? 1813 का चार्टर एक्ट, जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन 1823, प्राच्यविद एवं आंग्लविद विवाद। कौन सा था? तो डी वाला, तीनों होंगे, क्योंकि क्या लिखा है? भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव पड़ी। तो 1813 में जो 1 लाख रुपए दिए गए थे वो क्या सिर्फ हिंदी या मराठी या तमिल या भारतीय भाषाओं के लिए दिए गए होंगे? नहीं, अंग्रेजी के लिए भी दिए गए होंगे। तो कहीं ना कहीं वहाँ भी अंग्रेजी थोड़ा बहुत आगे आ गई, ठीक है। फिर 1823 में जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन, ये याद रखिएगा। प्राच्यविद आंग्लविद का विवाद ही यही था, ठीक है। ये एक लोग कहते थे नहीं भारतीय भाषाएं, एक लोग कहते थे नहीं अंग्रेजी भाषाएं। तो मैंने जो बता दिया वही सब होगा, बस ये याद रखिएगा। 1 लाख रुपए वाला तो हमने बता ही दिया था। समिति में 10 यूरोपीय सदस्य, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये याद कर लो। भारत में आंग्ल शिक्षा के समर्थकों का नेतृत्व मुनरो एवं एल्फिंस्टन, जबकि एच.डी. प्रिंसेप प्राच्य शिक्षा के समर्थकों के नेतृत्व करता थे। आंग्ल आंग्ल की बात कौन करता था? मुनरो और एल्फिंस्टन करता था। और हमारे यहाँ की प्राच्य शिक्षा का की बात कौन करता था? एच.डी. प्रिंसेप करता था। ये नाम याद रखिएगा। और अभी वारन हेस्टिंग्स पढ़ के आए थे, वारन हेस्टिंग्स भी प्राच्य शिक्षा का समर्थन करते थे, ठीक। मैकाले आंग्ल शिक्षा का समर्थन करेगा, ठीक। किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ की गई? तो कौन होगा वो होगा, ये नाम याद रखो बस, विलियम बेंटिक। 1835, ठीक है। आंग्ल शिक्षा के समर्थकों में मुनरो, एल्फिंस्टन, ये तो मैंने बता ही दिया। 25 नंबर क्वेश्चन, भारत में प्रथम 3 विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? मोस्ट इम्पोर्टेंट, 1857। एक तरफ हो रहा था 1857 का विद्रोह और दूसरी तरफ 3 विश्वविद्यालय। ये जो 1850 के आसपास का टाइम है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 1848 से शुरू होता है डलहौजी का कब्जा करना, सतारा, फिर अलग अलग झांसी, अवध। उसी समय ट्रेन भी चलती है, उसी समय वुड डिस्पैच भी होता है, आता है, मतलब। फिर 1857 में ये 3 विश्वविद्यालय भी स्थापित हो गए। इसी समय 1857 की क्रांति भी हो गई। तो यहाँ से बहुत मस्त क्रोनोलॉजी का क्वेश्चन बन सकता है, मैं बनाऊंगा। जो 2500 वाली सीरीज कह रहा हूँ चलाने को, उसमें बनाऊंगा। भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहे जाने वाले 1854 के वुड डिस्पैच के आधार पर लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर 3 विश्वविद्यालय बनाए गए, ठीक है। 27 किसके सतत प्रयत्नों से बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई? बहुत इंपॉर्टेंट है, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डी के कर्वे थे, डी के कर्वे
इन्होंने बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी, मतलब इनके प्रयासों से हुई थी। ठीक है, पढ़ लेते हैं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पर्सनालिटी है, क्योंकि क्या कर रहे हैं, महिलाओं के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना करवा रहे हैं। डी.के. कर्वे 1916 में बम्बई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। महाराष्ट्र के समाज सुधारक एवं सामाजिक कार्यकर्ता थे। विधवाओं के उत्थान के लिए विधवा विवाह प्रतिबंध निवारक मंडली की भी स्थापना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। 1896 में उन्होंने पूना में विधवा गृह की भी स्थापना की। स्वयं एक ब्राह्मणी विधवा से विवाह किया। 1958 में भारत रत्न प्रदान किया गया। मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप देख लो, भारत रत्न किसी को दिया जा रहा है तो कितनी बड़ी पर्सनालिटी होगी। डी.के. कर्वे। 27 नंबर क्वेश्चन, डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना से कौन संबंधित था? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, तो बीजी तिलक। बीजी तिलक आधे लोग कहेंगे कौन है, अपने बाल गंगाधर तिलक जी। बी बाल, जी गंगाधर। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना 1880 में मूलतः न्यू इंग्लिश स्कूल के प्रारंभ के साथ पुणे में की गई थी। तो कहाँ है? पुणे में। कब हुई? 1880 में। 1884 ईस्वी में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी औपचारिक रूप से गठित की गई। संस्थापकों में कौन थे? तो वी.के. चिपलुंकर, बाल गंगाधर तिलक, एम.बी. नाम जोशी, गोपाल गणेश अगरकर। जस्टिस रानाडे इस सोसाइटी के संस्थापक नहीं थे, बल्कि इसके 5 संरक्षकों में से एक थे। तो जस्टिस रानाडे का भी नाम याद रखिएगा। ये कौन थे? संरक्षक थे। ठीक है, ये संरक्षक थे, ना कि स्थापना करने वाले, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई? हाँ, ये मस्त क्वेश्चन है। सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई, आप बताइए। हिंदू कॉलेज कलकत्ता या दिल्ली कॉलेज कलकत्ता? दिल्ली कॉलेज कलकत्ता में क्यों होगा? दिल्ली कॉलेज दिल्ली में होगा। मेयो कॉलेज, मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, किसकी सबसे पहले स्थापना हुई थी? मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई, किसने की, और ये बाद को अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कब बना, ये भी फैक्ट आपको पता होने चाहिए। तो सबसे पहले तो देख लेते हैं, हिंदू कॉलेज कलकत्ता की स्थापना सबसे पहले हुई थी। यहाँ से कई फैक्ट आपको मिल जाएंगे। राजा राम मोहन राय आधुनिक शिक्षा के सबसे प्रारंभिक प्रचारकों में से एक थे। 1870 ईस्वी में इन्होंने डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर कलकत्ता में प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ, हिंदू कॉलेज कलकत्ता 1817। याद। मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 में अजमेर में। फिर मुस्लिम एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना 1875 अलीगढ़ में, और दिल्ली कॉलेज की स्थापना 1824 में हुई थी। तो सबसे पहले किसकी स्थापना हुई? कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की। यस, ठीक है। क्रोनोलॉजी में यही क्वेश्चन पूछ दिया जा सकता है। मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो 1875, भी पीछे देख कर ही आए थे। डेविड हेयर, अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर, ये तो अभी देख कर आए थे, राजा राम मोहन राय जी ने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई की। ईयर क्या था, याद आ रहा है क्या आपको? 1817 में डेविड हेयर प्रसिद्ध हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। देखो कितनी बार फैक्ट पूछा। RO 2021 में पूछा गया। देखो ऐसे रिपीट होते हैं क्वेश्चन। फिर आपके तो कहाँ से आ गए? यहीं से आए थे भाई। 32 नंबर क्वेश्चन, एक तरफ संस्थान है, दूसरी तरफ संस्थापक है। कलकत्ता मदरसा कितने सही सुमेलित है? वारेन हेस्टिंग्स, हम पढ़ के आए थे। कलकत्ता मदरसा सबसे पहले। बनारस का संस्कृत कॉलेज विलियम जोन्स। फोर्ट विलियम कॉलेज आर्थर वेलेजली। तो आर्थर वेलेजली वाला जो है वह गलत है। ठीक है, बनारस का संस्कृत कॉलेज भी विलियम जोन्स नहीं थे। कौन थे? अभी देख कर आए थे, जोनाथन डंकन थे, 1791। और ये कौन थे? ये वेलेजली थे 1800 में। फोर्ट विलियम कॉलेज वेलेजली, लेकिन वो आर्थर वेलेजली नहीं थे। देखो फंसाने का तरीका देखो, आर्थर वेलेजली, और यहाँ क्या है? लॉर्ड रिचर्ड कोले। गजब, IAS ने पूछा है ना, इसीलिए इतना डीप क्वेश्चन पूछा गया है। आर्थर वेलेजली नहीं थे, रिचर्ड कोले। इतना कौन याद करेगा भाई? ये भी IAS का क्वेश्चन है, लेकिन आसान है। देखो वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना के लिए, देखो मजे की बात पता है क्या? मजे की बात देखो, वेलेजली की बात हो रही है, कब IAS पूछ रहा है? 2020 में। यहाँ वेलेजली की बात हो रही थी, कब IAS पूछ रहा है? 2018 में। वेलेजली से इतना क्या प्रेम है भाई, जो कि 18 और 20 2018 2020 में क्वेश्चन पूछ लिया।
वेलेजली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? उसे लंदन में स्थित बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ऐसा करने के लिए कहा था? नहीं। वह भारत में प्राच्य ज्ञान के प्रति अभिरुचि पुनः जागृत करना चाहता था। वह विलियम कैरी उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था। मजे की बात देखो, रोजगार प्रदान करने के लिए फोर्ट विलियम कॉलेज बना दिया। कितने महान लोग। वह ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था। आपको कुछ फैक्ट याद आ रहा होगा, हम पीछे वाले क्वेश्चंस में करके आए थे कि वह यहाँ के लोगों को प्रशिक्षित करके कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश सिखा के चाहते थे कि यहाँ ही वह काम करें, जिससे ब्रिटिशर्स को बुलाकर ज़्यादा खर्चा ना कराया जाए। लेकिन इंटरेस्टिंग कौन सा फैक्ट? सी वाला, कि वह विलियम कैरी तथा उसके सहयोगियों को रोजगार प्रदान करना चाहता था कि जा तेरे भाई ने कॉलेज स्थापना कर दी, जॉब चाहिए तुम्हें, कोई बात नहीं, जाओ हम कॉलेज खोल रहे हैं। तो 10 जुलाई 1800 को फोर्ट विलियम की कॉलेज की स्थापना किसने? वेलेजली ने। लेकिन कौन से वेलेजली? अगर वो वाला कॉपी कर लिया ना 2018 का क्वेश्चन, तो आधे लोग गलत कराएंगे, कहेंगे वेलेजली ही तो था। भारत में प्रशासन हेतु फारसी हिंदुस्तानी भाषा की शिक्षा देना था इसका मुख्य उद्देश्य। किसका? 1800 में जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई उसका। ये देखो 2020 में आईएएस ने दिया, 2021 में आरओ ने कहा हम क्यों पीछे रह जाएं। देखो अब तुम लोग बताओ, आईएएस वाले पेपर देखने चाहिए कि नहीं, पीसीएस के पेपर देखने चाहिए कि नहीं? 2-4 क्वेश्चन तो पक्का आ जाते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? इसकी स्थापना 10 जून 1800 को कलकत्ता में हुई थी, विलियम कॉम्प्लेक्स में हुई। इसकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश भारत अधिकारियों को भारतीय भाषाओं की शिक्षा देना था। तो कौन सा सही है? दोनों सही होने चाहिए। नहीं, केवल 2। क्यों? 10 जून 1800 में नहीं हुई थी। और कितना फैक्ट, मतलब कितना, क्या लिखा है यहाँ पे? क्या लिखा है? 10 जुलाई। यहाँ क्या लिखा है? 10 जून। आप लोग केवल ईयर ही खेलते रहेंगे, हम तो ईयर ही याद करा रहे थे। यहाँ तो 10 जुलाई 10 जून में खेला कर दिया। फिर से पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आरओ 2021 आईएएस पूछ रहे हैं, हो सकता है पीसीएस भी पूछ दे। तो 10 जुलाई 1800 में हुई स्थापना। किसने की थी? वेलेजली ने की थी। फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में। मुख्य उद्देश्य क्या था? ब्रिटिश सिविल सेवकों को भारत में प्रशासन हेतु फारसी और हिंदुस्तानी भाषा को शिक्षा प्रदान करना। मोस्ट इम्पोर्टेंट में से एक है। मुझे तो लगता है आज का जितना पढ़ा है सबसे महत्वपूर्ण यही होगा। 35 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने भारतीय विश्वविद्यालयों में धार्मिक शिक्षा के लिए प्रबल रूप से वकालत की थी? कौन करना चाहिए वकालत? मदन मोहन मालवीय जी जो थे वह धार्मिक शिक्षा के वकालत करता थे। ठीक है, इसमें और ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। यूपीएससी ने या आरओ ने? इस बार भी यूपीएससी या आरओ में क्वेश्चन आया है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास निम्न में से किसने किया था? तो सी, लॉर्ड हार्डिंग ने किया था। इसी आरओ में ही शायद क्वेश्चन आया हुआ है इस बार। आप लोग कमेंट करके बताइएगा, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ क्योंकि आईएएस और आरओ दोनों पेपर देखा हुआ है, तो आरओ में ही था शायद। वहाँ पे मदन मोहन मालवीय जी भी थे और दूसरे भी थे, तो आंसर कई लोग मदन मोहन मालवीय जी को लगाए थे। ठीक है, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 को बसंत पंचमी के दिन वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के द्वारा किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन, सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया। सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय किसे घोषित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है 1916 में, यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है ये, 1916 में महामना मदन मोहन मालवीय जी को जाता है इसका श्रेय कि पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है उसको। तो ये यूपी स्पेशल का भी क्वेश्चन है। लाइक कमेंट शेयर कर ही दिया होगा, बाकी कमेंट करके जरूर बताइएगा ये जो है ये आरओ का क्वेश्चन इस टाइप का था या यूपीएससी का था। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।